हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है? बायोकेमिस्ट्री आता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक तो हमें पढ़ना नहीं है, बायो ऑर्गेनिक ही हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में यही है, बायो ऑर्गेनिक। बायो ऑर्गेनिक में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डाइज। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बाय द वे, बायो ऑर्गेनिक में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, डाई। ठीक है, ऐसे करते करते कई सारे आते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कंपाउंड विच है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxH2O इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो इस फॉर्म में हो। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर एग्जाम्पल अभी समझ में आएगा, अभी समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, C6H12O6, ये आपका क्या है? ये आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये इस फॉर्म में है। कैसे? ये किसके फॉर्म में है? CxH2O इस फॉर्म में है। ये ग्लूकोज इस फॉर्म में आपको दिख रही है। देखिए, ध्यान से देखिए, C6H2O और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 6। ये देखिए, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है। ये देखिए, मैंने क्या किया है, C6 तो लिखा है, H2O मैंने लिख दिया है इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए, और यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है। यानी C6 बनेगा और ये H यहीं पे 2 6 12। अब O है, O में भी मल्टीप्लाई होगा, इसके पीछे कुछ नहीं, 1 है तो 1 6 6। तो मेरा इस टाइप का आया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्लूकोज है, क्या दिख रहा है? जो ग्लूकोज है ये इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए सुक्रोज की, सुक्रोज का क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? C6H2O इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखिए, सॉरी, CX है ये, CXH2O यहाँ पे अगर हम लिखेंगे C12H2O और यहाँ पे हम डाल दें 11, तो देखिए इसमें, इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? कुछ नहीं है। मैंने ये आपको बस ये दिख रहा है, इसमें वाटर आ गया है, तो ये इधर भी तो वही है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसे H2O है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये 2 है इसके बीच में और ये 11 है, तो क्या हो जाएगा? 2 11 जा 22 और यहाँ पे O है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 1 11 जा 11, तो ये आ गया। तो ये सुक्रोज हो गया। तो सुक्रोज भी हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। क्यों कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि अ कंपाउंड, क्यों कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि अ कंपाउंड विच कंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxH2O इस फॉर्म में अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है तो वो मेरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए, इसमें ट्विस्ट है। इसमें देखिए, CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं हम? एसिटिक एसिड। ये भी जो है ना, एसिटिक एसिड भी हमारा इस फॉर्म में आ सकता है, CHH2O के। तो ये भी मेरा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ये मेरा कार्बोहाइड्रेट, ये तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप लाना चाहें, जैसे यहाँ पे आप ला दीजिए C3, आप इधर क्या लिखेंगे? इसको हम किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में लाना है, तो हम C, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम X की जगह 2 लिख दे रहे हैं। H2O, यहाँ पे मेरे पास H कितना है? ये देखिए 3 और ये 4। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? C2H4 और O2। ये वाला कंपाउंड, ये वाला आपको दिख ही रहा है। तो ये एसिटिक एसिड को भी हम CxH2O के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन ये मेरा हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में रहेगा CxH2O इस फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड है तो वो मेरा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
तो हमारे पास नया डेफिनेशन आया, इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो जिस तरह से हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए जरूरी नहीं है कि CX और H2O Y की फॉर्म में बन रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। उसमें कार्बन एटम है और H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उससे मेरा कंपाउंड बन रहा है तो वो जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं नया डेफिनेशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सच प्रोड्यूसेस दीज कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या भारी भरकम शब्द है भैया, घबराना नहीं है, आराम से समझेंगे। बोल रखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या बोल रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये शब्द ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है मतलब? अब देखिए, अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री में इसके पहले पढ़े होंगे, हाँ नहीं पढ़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर आप, मैं मतलब बता देती हूँ, देखिए सिंपल लाइट अगर मेरे पास है, कोई भी अगर सिंपल लाइट है मेरे पास, ठीक है, कोई भी अगर मेरे पास सिंपल लाइट है, अगर हम इसको नाइकोल्म प्रिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, नाइकोल्म प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइकोल्म प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म कहते हैं। समझिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को समझिए पहले। सिंपल लाइट को अगर नाइकोल्म प्रिज्म से पास करा रहे हैं तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट कर देता है, पीपीएल में। पीपीएल मतलब पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है। पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या मतलब है, प्लेन पोलराइज लाइट। सिंपल लाइट बीम को आप नाइकोल्म प्रिज्म से पास कराए हैं तो मेरा क्या कन्वर्ट हो, वो लाइट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, मैम आप तो कुछ अभी बताया ही नहीं, आप तो केवल यही बता रही हैं। सिंपल लाइट को हमने सबसे पहले क्या किया, नाइकोल्म प्रिज्म से पास कराया, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में हो गया। वो क्या हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। अब उस प्लेन पोलराइज लाइट को एक ऐसे कंपाउंड से पास करा रहा है, यानी अब ये प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर ये कोई कंपाउंड लिए हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड लिए हैं, अगर इस कंपाउंड, ये मेरा क्या है, कंपाउंड है, अगर इसमें हम इसको डाले हैं, प्लेन पोलराइज को इस वाले में डाले हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या कर देगा, या तो क्लॉकवाइज कर देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज में घुमा देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये वाला कंपाउंड मेरा घुमा दे रहा है, ये मेरा प्लेन पोलराइज लाइट को हम इसमें डाले हैं, अगर इसमें डालते ही ये वाला जो मेरा प्लेन पोलराइज लाइट है या तो क्लॉकवाइज में हो जाए, या यहाँ पे और है, या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में, तब ये मेरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। मतलब कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो पीपीएल को रोटेट कर दे रहा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उस लाइट को हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्योंकि वही कंपाउंड ना मेरा पीपीएल को रोटेट कर रहा है, पीपीएल को हमारा मतलब पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कंपाउंड कर रहा है ना, तो उसी कंपाउंड को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्यों कहेंगे, अरे भैया वो बेचारा कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर दे रहा, तो वो कंपाउंड नहीं रह गया, अब उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। दूसरा दिया है दूसरा क्या दिया है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी जब हम इसका कोई भी कंपाउंड ले लिए हैं, अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वो मेरा किसमें क्या दे रहा है हमको, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे रहा है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहा है। पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो मे भी समझ में आ गया होगा, तो अब इसको इरेज कर देते हैं।
और फिर अगला वर्ड क्या दिया हुआ पढ़िए, क्या लिखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सच प्रोड्यूसेस दीज कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी एक ऐसा कंपाउंड हम ले रहे हैं, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोड्यूस करे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए हमारा ये भी जरूरी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव तो समझ में आया है, नहीं समझ में आया होगा तो एग्जांपल हियर अभी समझ में आएगा, अभी तो केवल डेफिनेशन है, ठीक है। अब समझिए पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी। अच्छा बताइए हाइड्रोक्सी क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप को ही हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, OH ग्रुप को ही हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। अगर फिर एक OH है तो उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप आ गए तो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाएगा। दो या दो से ज्यादा आ गए तो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये होता है मेरा पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। अब बोल रखा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो एल्डिहाइड समझिए, एल्डिहाइड तो समझ में आता है क्या होता है, एल्डिहाइड किस तरह से, एल्डिहाइड होने के लिए हमारे पास कौन सा ग्रुप होना है, हमारे पास इस तरह से होना चाहिए CHO, मतलब C डबल बॉन्ड OH। CHO को हम क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अगर कीटोन की बात की जाए, कीटोन में हमारा किस तरह से होता है, कीटोन का होने के लिए हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे जैसे इसमें C डबल बॉन्ड OH हो गया था, यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, R यानी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, यानी CH3O, इस तरह CH3 या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो हम जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर। सो अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस यानी मीठापन, मतलब स्वीटनेस में फर्दर डिवाइडेड है शुगर या नॉन शुगर, मीठा हो भी सकता है या फिर नॉन शुगर रहेगा, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, अभी हम केवल पहला अभी बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। स्वीटनेस में हमारे दो आते हैं, पहला होता है हमारा कौन सा, शुगर, दूसरा होता है हमारा नॉन शुगर, ठीक है। अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम पहले इसी की बात करते हैं। तो शुगर में हमारा आता है, पहला आता है हमारा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा है हमारा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो बात करते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड आर द सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर। मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होते हैं जो और फर्दर टूट ना सके। जैसे मान के चलिए एग्जांपल है कुछ भी यार, ये मान के चलिए मेरे पास क्या है, मोनोसैकेराइड है, इसको और हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड। समझ में आ रहा है, तो हमारा यही होता है, हमने ले लिया है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है वन, सैकेराइड यानी शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, यानी मोनोसैकेराइड में केवल एक ही यूनिट हो कार्बोहाइड्रेट के, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल एक ही यूनिट हो कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या है हमारा, वन, ठीक है, और सैकेराइड का मतलब क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, यानी दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको और हम तोड़ ही ना सके। जैसे यही कहा गया, ये मेरे पास मान के चलिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम फर्दर और तोड़ नहीं सकते, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा। मोनोसैकेराइड में आपका क्या होता है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें आता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है। अगर बात की जाए ओलिगोसैकेराइड, देखिए हम डीप में जाते जा रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम क्या किए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखें कि कार्बोहाइड्रेट दो तरह से डिवाइड हो सकता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग। तो इसको तो खैर छोड़िए, अभी हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस।
स्वीटनेस में हमारा पहला है शुगर, दूसरा होगा हमारा नॉन शुगर। तो शुगर में हमारा पहला क्या है, हमारा इसमें देखिए मोनोसैकेराइड, दूसरा हमारा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। इसके बाद हम नॉन शुगर की बात करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के 2 यूनिट हो। ओलिगोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के 2 या 2 से ज्यादा यूनिट हो, ठीक है। मतलब ओलिगोसैकेराइड में 2 या 2 से ज्यादा हो। देखिए दीज आर मेड अप ऑफ 2 और 2 to 10, यानी 2 और 10 के बीच में हो यूनिट किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे मोनोसैकेराइड लिखा, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट सिंगल ही है, सिंगल यूनिट है, इसका मतलब वो मोनोसैकेराइड है। तो हम इसकी जगह यहाँ पे मोनोसैकेराइड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसमें केवल एक ही यूनिट हो। अगर देखिए मोनोसैकेराइड का 2 यूनिट आ गया, तो अभी तो हम बात किए जिसमें केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट हो तो उसको मोनोसैकेराइड कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया हमारा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 रहेगा, 2 मोनोसैकेराइड मिल रहा है तो उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। 2 मोनोसैकेराइड मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अगर 2 मोनोसैकेराइड हैं तो क्या कहलाएगा भैया, 2 मोनोसैकेराइड है तो कहलाएगा डाइसैकेराइड। डाई मतलब 2 और सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट के यूनिट हो वो कहलाता है डाइसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 तक सबका आ जाता है, ठीक है, लेकिन स्पेशली 2 के लिए नाम दे दिया गया डाइसैकेराइड। इसका एग्जांपल आपका क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज SUCR, अच्छे से लिख दो, ऊपर लिख देती हूँ, सुक्रोज SUCROSE। सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। अब हम बात करते हैं नॉन शुगर की। हमने बात किया शुगर का। शुगर का बताइए क्या क्या था, शुगर के बेसिस पे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट थे, वेरी गुड। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 या 2 से ज्यादा, कहां तक, 10 तक, तो वो मेरे क्या कहलाते थे, ओलिगोसैकेराइड कहलाते थे। जो मेरे, अच्छा बताइए डाइसैकेराइड क्या था। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट का यूनिट हो, यानी डाइसैकेराइड मतलब उसमें 2 कार्बोहाइड्रेट के यूनिट हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में जिसमें कार्बोहाइड्रेट के यूनिट, कार्बोहाइड्रेट नहीं, अब बात आप हमेशा मोनोसैकेराइड कहिए, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब एक ही कार्बोहाइड्रेट का यूनिट ना, तो कार्बोहाइड्रेट कहिए या मोनोसैकेराइड कहिए, एक ही बात, ठीक है। तो दे कंटेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड कंटेन करते हो तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम, ये हो गया केस, आगे पढ़ेंगे यार इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके पहले हम देखेंगे थे, क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, देखिए ना, शुगर नॉन शुगर। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट पे, यानी मेरा फर्स्ट जो आएगा वो होता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वाला है जो है ये है हमारा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो कैसे पता करेंगे कि मेरे पास ये, अगर आपको कोई कार्बोहाइड्रेट दे दिया गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये मेरा रिड्यूसिंग है। देखिए अगर आपको कोई कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, ठीक है, आप कागज में लिए हैं, ठीक है, ठीक है, और अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले मान के चलिए अगर आपके पास कागज में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अगर आप, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में या तो फेलिंग सॉल्यूशन है या टॉलेंस रिएजेंट है। अगर इसमें आप टेस्ट ट्यूब में कुछ भी ले सकते हैं, हम मान के चलिए फेलिंग सॉल्यूशन लेना है, दोनों एक ही काम करेगा, दोनों हमको यही पता करने में मदद करता है कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो अगर हम टेस्ट ट्यूब में क्या लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में अगर फेलिंग सॉल्यूशन ले लिए हैं और हम कार्बोहाइड्रेट निकाल करके इसमें डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम कागज में लिए थे ऐसे करके डाल रहे हैं, अगर इसका कलर ब्राउन आ गया, कौन सा कलर आ गया, ब्राउन,
इसका मतलब ये वाला कार्बोहाइड्रेट हमारा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हमको जो है ये वाला कार्बोहाइड्रेट हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। कलर चेंज हो गया ना ब्राउन कलर, तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो ये वाला मेरा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड कौन कौन से, मोनोसेकेराइड जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेकेराइड में क्या आएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज मैंने इसकी पहले बताया नहीं है, सॉरी, लेकिन जान लीजिए मोनोसेकेराइड में मुझे उधर ही बता देना चाहिए था, ध्यान से उतर गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पता नहीं बताया है कि नहीं। बाय द वे मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलेगा, वही काम करेंगे। अगर फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में और इसमें थोड़ा सा डाल दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन कलर आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अगर ब्राउन कलर नहीं आया, कोई कलर नहीं आया, तो ये मेरा कौन सा कलर है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये मेरा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ इसका कोई टेस्ट नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट दे, किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन हो या टॉलेंस रिएजेंट हो, और ये हमारा क्या देता है, नेगेटिव टेस्ट देता है, किसके साथ, इसी के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन, बोलो भैया, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें तुमको पता चल गया कि मोनोसेकेराइड जितने भी हैं सभी के सभी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में जितने भी पॉलीसेकेराइड, हाँ सही पकड़े हैं, पॉलीसेकेराइड जितने होते हैं सभी के सभी क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। जब ये मेरा मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग है तो यही बचा ना पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हमारे क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। सो यार अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज के बारे में। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है यार केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, यही तो मेन जड़ है इसका, ठीक है, यहीं से उठाता है क्वेश्चन। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ये क्या, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड मतलब जिसमें केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हो, मोनोसेकेराइड मतलब जिसके केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट के यूनिट हो, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसेकेराइड के वो क्या कहलाएगा, मोनोसेकेराइड कहलाता है। तो उसका मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, ग्लूकोज, तो वही तो पढ़ रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड है, मोस्ट कॉमन यानी मतलब एकदम कॉमन है, सबको पता होना चाहिए। दूसरा इसको कहते हैं डेक्सट्रोज। भैया ग्लूकोज है तो इसका नाम कहाँ से डेक्सट्रोज पड़ गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, हाँ वही जो पीपीएल को रोटेट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ग्लूकोज जो है ये क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज, इसीलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी में करता है, इसीलिए हम इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ठीक है। क्लॉकवाइज में करता है इसीलिए क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ग्लूकोज है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी है मतलब डेक्स्ट्रोज कहेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12, बताओ भाई, C6H12O6। वेरी गुड यार, अब तो आ गया। इसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, अभी अच्छे से इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता रहेगा ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिया है सॉरी, C6H12O6। अब देखिए बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाते हैं। ऊपर आता है मेरा CHO,
H OH OH H H OH OH CH2OH। ये मेरा है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का यही ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे CHO यहाँ पे हम एक और तरीके से बनाए हैं। देखिए दोनों हमारा सेम है। यहाँ पे कार्बन को दिखाए नहीं है, लेकिन नोन होना चाहिए। यहाँ पे मेरा कार्बन होता है, जैसे आप इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से, तो ये मेरा कार्बन है, तो यहीं पे हम कार्बन दिखा दिए हैं, ठीक है, इसमें नहीं दिखाया है। तो दोनों हमारा यही ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। तो सही समझ में आ रहा है? कितने हैं कार्बन? 6 कार्बन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितना है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 2 है ना, 12। और ऑक्सीजन कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो हमने ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। अब हम ग्लूकोज का देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो हमारा पहला है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखिए, ग्लूकोज का एक बार आप अपने मन से स्ट्रक्चर बनाइए, कोशिश करिए। ये देखिए CHO इस तरह से कर देंगे, 6 होते हैं ना, C6H12O6। 1 2 3 4 5 6। शुरू में आप क्या करते हैं? CHO लिखिए, पहले वाले में CHO, लास्ट वाले में CH2OH लिखिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे रिंग बना है, ऐसे HOH OH H HH OH OH। ये जो आपका है, ये तो है, ठीक है। तो अगर हम इसका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर ग्लूकोज का हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये खड़ा है ना इस तरह से, तो हम इसको ऐसे लिटा के भी तो लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे CH2OH, नीचे से लिख रहे हैं CHOH, कितने बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। ये मेरा CHOH ही ना है, तो 4 बार है। फिर ऊपर हमारा CHO। हमको क्या लेना है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ब्रोमीन वाटर लेंगे हम, ठीक है। सबसे मोस्ट फेमस क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज का रिएक्शन, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मुझे मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। इसमें होता क्या है? CH2OH तो एज इट इज मेरा रहेगा, CH2OH तो मेरा रहेगा ही, ये वाला, ये यहां तक ऐसे रहेगा, CHOH भी रहेगा, कितने बार? 4 बार। और यहाँ पे CHO की जगह क्या आ जाएगा? मेरा COOH आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मेरा क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या नाम देंगे हम? ग्लूकोनिक एसिड। अगर अब हम क्या देखेंगे? ग्लूकोज का अगर हम क्या करें? ऑक्सीडेशन करें विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सबसे फेमस कौन सा है? गुड, कंसंट्रेटेड HNO3। दिमाग में आया था? अच्छी बात है। देखिए मेरे पास CH2OH, फिर से यही लेंगे CHOH, CHO, ठीक है, यही तो लिखा है यार। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे मेरा क्या हो गया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा दोनों तरफ COOH आ जाएगा, COOH। यहाँ पे मेरा CHOH कितनी बार? 4 बार। और यहाँ पे फिर मेरा COOH। इसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड।
ग्लूकोज का आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें मेरा जो बी वाला, इसके पहले हम देखे थे ऑक्सीडेशन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने लिया था, है ना। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, ब्रोमीन वाटर, क्या बना था, ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या था, कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बना था, ग्लूकेरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ग्लूकोज का जो बी पार्ट है इसका हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH2OH, ये मेरे पास ग्लूकोज है, रिडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्या लिए हैं, किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिडक्शन, NaBH4 के प्रेजेंस में होगा। एग्जाम में ऐसे दे देगा यार, ग्लूकोज दे देगा और एरो के ऊपर ये बना देगा, ठीक है। और इसके बाद पूछेगा, डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, क्या आपका मिलेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का NaBH4 जैसे ही आप देखें, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इसका रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक है। ये 3 चीजें आपको दी रही है, NaBH4, हाइड्रोजन पैलेडियम, इसका मतलब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ देखिए CH2OH एज इट इज, यहाँ तक एज इट इज, यहाँ तक ऐसे ही मेरा लिखा हुआ देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये मेरा कहाँ आ जाएगा, CH2, देखिए H2 आ गया ना, इसके पहले तो COH ही था, मतलब CHO था, इसके बाद यहाँ पे मेरा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए ये मेरा आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूसीटॉल कहते हैं, ग्लूसीटॉल। एक और नाम है इसका, सॉर्बिटल, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज का हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं विथ HCN, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अगर ये मेरे पास ग्लूकोज है और इसका हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो यहाँ पे देखिए CHO है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C+O, यहाँ पे H। CHO को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, C+O और ये मेरा H लिख सकते हैं ना, हाँ, तो वही हमने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो साइनाइड है ये डेल नेगेटिव है थोड़ा सा, और ये मेरा डेल पॉजिटिव है। यहाँ बताइए, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा डेल नेगेटिव है और कार्बन हमारा डेल पॉजिटिव है। तो हमारा एज इट इज ये का ये हम ऐसे ही लिख दिए हैं। नीचे ये हमारी कुछ गड़बड़ी हुई है, नीचे क्या हुई है, C है, C पे हमारा डेल पॉजिटिव है, तो इस पे आकर के C से कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला, यानी Cn वाला जुड़ेगा। तो C से क्या जुड़ गया, Cn, ठीक है। और O से क्या जुड़ा है, OH, O है, O से क्या जुड़ेगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव OH हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास एज इट इज जो H है, H। तो ग्लूकोज का अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाए हैं तो क्या मिला है, ये, इसको क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लूकोज साइनो, इतना बड़ा बड़ा नेम है, कोई बात नहीं है यार, आप 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, शुरू में है ना थोड़ा सा लग रहा होगा। अब हम ग्लूकोज की ये आखिरी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या करूँ यार, है ना, तो मैं तो शॉर्टकट में लिखवा ही रही हूँ, अब है तो मतलब इसको करिएगा, ठीक है, 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस तो होने लगेगा, ठीक है। अब है ग्लूकोज का रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। अब ये हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का अगर रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, अगर NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा हाइड्रोजन जो है बाहर हो जाता है, ठीक है। कैसे बाहर होता है, देखिए इसका आप क्या उठा रहे हैं, CHO है ना, इसका रेड, इसका आप क्या उठाइए, ये OH, सॉरी H उठाइए, H, और इसका OH, H और OH, H और OH क्या हो गया, H2O। तो यहाँ पे मेरा ये H2O बाहर हो गया, और एज इट इज लिख देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CO लिखेंगे, H तो गायब हो गया ना, CO, और इसका क्या बचा, NH2, तो हम लिख देंगे CONH2, ठीक है, एक करके लिख दीजिएगा। तो ग्लूकोज का अगर रिएक्शन करवाया है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो मुझे क्या मिला है,
ग्लूकोज ऑक्साइन, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज ऑक्साइन। अब यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको यही मिल जाएगा, N-हेक्सेन मिल जाएगा, यही N-हेक्सेन, बट हेक्सेन। ठीक, सो ग्लूकोज का तो खेला थोड़ा बहुत खत्म ही हो गया, आगे थोड़ा बहुत रहेगा तो देख लेते हैं। ठीक है, वैसे खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत और आपको देखने को मिलेगा म्यूटा रोटेशन में, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज हमारा क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, अरे भाई ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट था कि नहीं? क्या था? मोनोसेकेराइड। यस, गुड, मोनोसेकेराइड था। फ्रक्टोज जो है ये भी मोनोसेकेराइड है, मतलब इसमें केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है। तो ये तो मेरा है क्या? कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है मोस्ट कॉमन? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या पॉइंट दिया है? ये इसका नेचर कैसा होता है? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नेचर इसका कैसा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मतलब ये भी पीपीएल को रोटेट कर देता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। ग्लूकोज क्लॉकवाइज करता था, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते थे। फ्रक्टोज जो है ये एंटी क्लॉकवाइज करता है, मतलब लेवो रोटेटरी, इसीलिए इसको लेवोलोज कहते हैं, दिया गया है। ये कौन सा ग्रुप कंटेन? एल्डिहाइड, सॉरी, ग्लूकोज कौन सा कंटेन करता था? एल्डिहाइड। ये कीटोन ग्रुप कंटेन करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या था? अच्छा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में हम किस तरह से देखे थे? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर हम उसको लेटा हुआ बनाए तो किस तरह से? CH2OH, फिर CHOH, कितनी बार? 4 बार। अरे भाई C6H12O6 होता है ना, और यहाँ पे CHO। इस तरह से ये मेरा ग्लूकोज था। फ्रक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला सेम ही है, फ्रक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला सेम है। इसका भी हमारा क्या होता है? 4 पॉइंट डाल के लिख लीजिए, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो डिफरेंस क्या भैया इसके स्ट्रक्चर में? यहाँ पे CH2OH CHOH इस तरह से हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसमें यही थोड़ा बहुत चलेगा, CH2OH फिर CHOH 4 बार। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? कीटोन ग्रुप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा क्या होता था? C डबल बॉन्ड O H लिख देते थे ना, CHO को C डबल बॉन्ड O H लिख देते थे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H की जगह मेरा क्या आ जाएगा? H की जगह मेरा क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही वाला। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिए, ये मेरा होगा 3, ये मेरा 3 रहेगा, 3, क्योंकि हमको 6 ही कार्बन लाने हैं ना, तो 1 3 4 5 6, यहाँ पे 4 लिख देंगे तब तो 7 हो जाएगा, तो वो मैंने गलती से हो गया था, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड OH होता था, तो यहाँ पूरे H की जगह क्या आ गया? CH2OH आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे फ्रक्टोज की भी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ग्लूकोज का देखा था उस तरह से ये भी देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले तो आपको इसका बना लीजिए, फ्रक्टोज पहले बना लीजिए, CH2OH CHOH। आप 3 बार लिख सकते हैं, एक बार ऐसे करके 3 लगा सकते हैं, या फिर मत करें तो 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2OH। अगर फ्रक्टोज का अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ, इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या होगा? तब मुझे उसमें मेरा क्या मिला था? ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिला था? ग्लूकोनिक। इसमें हमारा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से क्यों हो गया था? क्योंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप था, कीटोन के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोन ग्रुप, सॉरी, फ्रक्टोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहा है, तब मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे 2 मिलते हैं, 2 कंपाउंड देखिए, एक ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है टार्टरिक एसिड। तो हम अगला देखेंगे फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम जैसे ग्लूकोज में हम देखें, ग्लूकोज का रिडक्शन किए हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, तो
इसी तरह हम फ्रक्टोज में भी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, यानी इसको ऐड करेंगे, किसको, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, NaPH4 और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पैलेडियम होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज का हम क्या किए थे, रिडक्शन किए थे। ठीक है, तो हमको क्या मिला था, ग्लूसिटॉल मिला था। ग्लूसिटॉल को हम सॉर्बिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ग्लूसिटॉल या सॉर्बिटल तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको मैनिटॉल भी मिलेगा। तो ये देखिए, ये वाला जो कंपाउंड आया है इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूसिटॉल, और इसी को हम क्या कहेंगे, सॉर्बिटल, और इसको आप क्या कहेंगे, मैनिटॉल। एक और मिलता है, ग्लूकोज में केवल एक ही मिला था ना, सॉर्बिटल या फिर ग्लूसिटॉल। तो यहाँ पे ये तो मिलेगा, लेकिन साथ में ये मैनिटॉल भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, ग्लूकोज का जिस तरह से हम रिडक्शन किए थे, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किए थे ना रिएक्शन, तो क्या आया था, ग्लूकोज का HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किए थे, तो मेरे पास क्या आया था, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिला था। यहाँ पे फ्रक्टोज के साथ करेंगे HCN को, तो मेरा मिलेगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, कैसे मिलेगा, ये देखिए, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये O थोड़ा क्या है, डेल नेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा CN क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी CN नेगेटिव है, और ये H क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए ये O के साथ हमारा नेगेटिव है, O के साथ हमारा ये OH जुड़ेगा, और C हमारा क्या है, C पे हमारा ये पॉजिटिव है, C पे ये हमारा पॉजिटिव है। तो C पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव वाला जुड़ेगा, यानी CN इसके साथ जुड़ेगा और O के साथ H जुड़ेगा, और H की सब लिख देंगे, जैसे CH2OH, उसके नीचे हमारा CHOH, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CH2OH, तो ये भी तो मेरा ऐसे ही रहेगा, CH2OH, ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O था ना, तो एक तो नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये CN जुड़ जाएगा इससे, और O के साथ कौन जुड़ेगा, H। तो ये मेरा आ गया, यानी फ्रक्टोज को अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका।